हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए, बढ़िया स्वस्थ और खुश होना चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स, अनुच्छेद के बारे में। हम ये देखेंगे कि हमारे किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, क्या प्रावधान है, किस हमारे राष्ट्रपति जी अगर बनते हैं तो वो किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं, हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है तो वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार किस भाग में हैं, किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये सब हम डिटेल देखेंगे क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और आपको पता भी होना चाहिए। हम पूरे 395 अनुच्छेद देखेंगे और साथ ही साथ जितने भी भाग हैं और जितनी भी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, सभी को देखेंगे। किस अनुसूचियों में क्या कहा गया है और किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या बात कही गई है, सब डिटेल्ड देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन भी। चलिए आज देखते हैं भाग 1 में। भाग 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ क्या अर्थात केंद्र, केंद्र अर्थात हमारा भारत। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि हमारे भारत के अंतर्गत कितने राज्य हैं, कितना क्षेत्र आता है, हमारे भारत का कितना एरिया है, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका के बारे में हम कहाँ देखते हैं? भाग 1 में देखते हैं। और भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं, याद रखिएगा। भाग 1 में 1 से 4 तक अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी कि हमारे भारत का नाम क्या है, हमारे संविधान में ऑफिशियल नेम क्या है, और हमारे भारत के अंतर्गत कितना क्षेत्र है, यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। संख्या घट या बढ़ भी सकती है अगर कोई नया राज्य बना दिया जाता है या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है या किसी का विलय कर दिया जाता है एक दूसरे में। ठीक है, तो वर्तमान समय में संघ का नाम क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखिएगा, हम हिंदुस्तान बोलते हैं अपने देश को, हम अपने आप को भी ये बोलते हैं हम हिंदुस्तानी हैं, बिल्कुल हैं, परंतु संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया। क्या कहा गया है? भारत अर्थात इंडिया। तो ये याद रखिएगा, संविधान में हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 2 क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि अगर किस नए राज्यों का प्रवेश होना है या स्थापना होनी है, हो सकता है पाकिस्तान को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो कहे मैं विलय करना चाहता हूँ। वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब उसकी अपनी ही स्ट्रैटेजी बन चुकी है, वहाँ पर अलग ही तरीके की चीज़ें हैं, हमारा देश बिल्कुल अलग है, तो ऐसा लगता नहीं। परंतु मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण देकर समझाया। तो किसके तहत आ सकता है वो? तो यही अनुच्छेद 2, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, अनुच्छेद 2 का ही 2 का ये जो होते हैं ना, ये जोड़े जाते हैं अलग से। ठीक है, ये ब्रैकेट में आप देख रहे हैं ना, तो 2 का इसको निरसित कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया है अब संविधान से। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद, जो मूल अनुच्छेदों की संख्या है वो 395 ही है। अब जो आप वर्तमान समय में 465, 66 ऐसे बताते हैं, वो इतना बढ़े कैसे हैं? तो ऐसे ही बढ़ते हैं कि 2 है, अब इसके तहत और भी कुछ जोड़ना है और कुछ बातें कहनी है, तो क्या होगा? 2 का लिख देंगे, 2 खा, 2 गा, 2 घा, इस तरीके से जोड़ देंगे। तो अगर आप पूरे ऑल ओवर को देखेंगे, सभी को लगाएंगे तो ज़्यादा ही बैठेगी ना, परंतु मूल रूप से कितने होंगे? ये जो है ये 2 के तहत ही तो आएंगे। 2 का, 2 घा, 2 सब 2 के तहत ही तो आएंगे। तो मूल रूप से कितनी संख्या है? मूल रूप से 395 ही हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों के सीमाओं या नामों में परिवर्तन, यानी कि अगर आपको नए राज्यों का निर्माण करना है, आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश से किसको अलग कर कर नया राज्य बनाया था? उत्तराखंड। उत्तराखंड को अलग किया गया था, नया राज्य बना था ना। तो या फिर अगर किसी के नाम में परिवर्तन करना है, परिवर्तन जैसे पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी बोला जाता था उसको पहले, परंतु अब क्या बोला जाता है? पुद्दुचेरी। तो नाम में परिवर्तन हुआ।
या राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं में भी परिवर्तन करना है तो किसके तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के तहत। याद रखिएगा, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं, जो अभी राज्य क्षेत्र है, अगर उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है या उनके नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 क्या कहता है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, ये बिल्कुल एज इट इज वही बात लिखी गई है जो संविधान में है, परंतु आपको समझ में ना आए तो इसका मैं एक जिस्ट भी बता दूंगी। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियां। समझ में आया क्या बात कही गई है? चलिए बता। तो हमने क्या देखा, अब दोबारा से पढ़िए, हो सकता है कुछ समझ में आए। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, यानी कि अगर पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए, यानी कि जो पहली और चौथी अनुसूची में उपबंध है, यानी कि जो भी है, जब आप अनुसूची पढ़ेंगे तब आप क्लियर कर लीजिएगा, जब मैं आपको पढ़ा दूंगी तब देख लीजिएगा। पहली अनुसूची राज्य से ही संबंध है, क्योंकि उसमें राज्यों के बारे में ही बताया गया है कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कहा गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन बनाई गई विधियां, यानी कि आप ये कह सकते हैं अगर इनमें चेंज करना है और ये 2 व 3, अनुच्छेद 2 व 3 के अंतर्गत जो संशोधन किया जाएगा वो संविधान संशोधन 368। कौन सा अनुच्छेद है संविधान संशोधन से संबंधित? 368। तो 368 अर्थात संविधान संशोधन के तहत नहीं आएंगी, अगर आप मोटे तौर पर समझना चाहें तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये जो अगर 2 या 3 के तहत कोई कार्य किया जाता है, क्या अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है, वो संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं आएगा। क्लियर हुई बात? ये हमने चारों अनुसूची देख ली है किसके अंतर्गत? भाग 1 के अंतर्गत, और है किससे संबंधित? राज्य से। क्योंकि अगर आप कोई संविधान लिख रहे हैं या कोई किसी की अनुसूची देख रहे हैं कुछ भी, तो सबसे पहले वो उसके बारे में बताएगा जिसके से वो संबंधित है, जिसके बारे में आगे सारी चीज़ें बतानी है। तो सबसे देश से संबंधित है, हमारे भारत से संबंधित है। तो आप ये याद रखिएगा, जो संविधान का पहला भाग है और 1 से 4 तक के अनुच्छेद वो किससे संबंधित है? भारत के नाम से संबंधित है। अगर उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो कैसे किया जाएगा? इस सब से, अर्थात भारत केंद्र से संबंधित है। भाग 2 में क्या लिखा गया है? भाग 2 में क्या कहा गया है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में कहा गया है भाग 2 में, याद रखिएगा। और कितने से कितने अनुच्छेद हैं भाग 2 में? 5 से 11 तक अनुच्छेद है हमारे। अब ये भी पूछ लेते हैं सीधा कि नागरिकता किस भाग के अंतर्गत रखी गई है, तो क्या बताएंगे आप? भाग 2 के अंतर्गत रखी गई है नागरिकता। अगर आपसे पूछ लें कि भाग 2 नागरिकता में कितने से कितने अनुच्छेद तक आते हैं, तो 5 से 11 अनुच्छेद तक आते हैं, यानी कि 5 से और 11 जो अनुच्छेद हैं वो सिटीजनशिप से संबंधित है। सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता, इंग्लिश के वर्ड्स भी पता होना चाहिए ना। सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता 2 प्रकार की होती है बेसिकली, एक एकल नागरिकता होती है और एक दोहरी नागरिकता होती है। एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, अर्थात हम और आप ये नहीं कहेंगे जाकर कि हम बिहार के नागरिक हैं,
हाँ, आप देश से बाहर कहीं जाओ तो आप क्या कहोगे, हम बिहार के नागरिक हैं। अरे बिहार के नागरिक नहीं, आप वहाँ पे यही तो कहेंगे, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे पास एक ही नागरिकता है। आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है, आप उस पर देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग लिखा होता है। ये नहीं लिखा होता कि तमिलनाडु निर्वाचन आयोग या उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, आंध्र प्रदेश, नहीं लिखा होता ना, भारत निर्वाचन आयोग। आप किसी भी राज्य में रहते हो या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, आप भारत के ही नागरिक हैं। तो हमारे यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आपको केंद्र के द्वारा एक अलग वोटर आईडी कार्ड दिया गया है और आपके राज्य के द्वारा अलग दिया गया है, नहीं है ना। हमारे यहाँ एक ही वोटर आईडी कार्ड होता है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिया जाता है, उस पर लिखा भी होता है ना। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। और ये ली कहाँ से हमने एकल नागरिकता का जो प्रबंध है हमारे संविधान में, ब्रिटेन। और आप बात करते हैं दोहरी नागरिकता क्या होती है, तो आप समझ ही गए होंगे। दोहरी नागरिकता होगी अर्थात आप केंद्र का एक अलग वोटर आईडी कार्ड होगा हमारे पास, और आप जिस राज्य में रहते हैं उसका अलग होगा। जैसे यूएसए में दोहरी नागरिकता है, आपके पास अमेरिका का वोटर आईडी कार्ड अलग होगा, और अगर आप अमेरिका के किसी राज्य में रहते हैं, जैसे आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो न्यूयॉर्क से आपको अलग से नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो हो गई ना दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है, यूएसए, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और हमारे यहाँ पर कैसी नागरिकता है, याद रखिएगा, एकल नागरिकता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, प्रारंभ हुआ था संविधान का, उस समय की नागरिकता के बारे में बात की गई है। ठीक है। जन्म, यानी कि अगर आप जन्म से ही भारत में रहते हैं या फिर माता पिता आपके भारतीय हैं तो भी आपको नागरिकता मिलेगी। या 26 जनवरी 1950 संविधान लागू हुआ, उस दिन से पहले जो भी हमारे देश में थे, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उनको भी मिलेगी, ये बात कही गई है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के जब प्रारंभ हुआ उस समय के प्रावधान किस में रखे गए हैं कि उस समय की नागरिकता के क्या रूल्स हैं, किस तरीके से आप उस समय उस रूल्स के हिसाब से, जब संविधान प्रारंभ हुआ उस रूल्स के हिसाब से कैसे नागरिकता है या कैसे ले सकते हैं, या आप कैसे नागरिक हैं संविधान के प्रारंभ के समय से। तो आपका ये जन्म, माता पिता, या फिर 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने की तिथि से, अनुच्छेद 5 में। तो इतना ही याद रखिएगा, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आपको पता है हमारे देश का विभाजन हुआ, विभाजन में क्या हुआ, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए और कुछ पाकिस्तान से भारत आए, यही हुआ ना विभाजन में। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत को आए, यानी कि पाकिस्तान से भारत में आने वाले जो नागरिक हैं, जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए, उनके बारे में कौन बात करता है, अनुच्छेद 6। 19 जुलाई 1948 एक तिथि पता है, इससे पहले 1947 में विभाजन हो गया था। 1947 में विभाजन हो गया, अफरा तफरी में सब ऐसे ही भाग रहे थे, कोई हिंदुस्तान आ रहा है, कोई पाकिस्तान जा रहा है, इस तरीके से। अब फिर वहाँ पे क्या सिस्टम कर दिया गया कि ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन कब आया, कैसे नागरिक, तो एक प्रावधान कर दिया गया कि 19 जुलाई 1948 से, क्या 19 जुलाई 1948 से एक परमिट दिया जाने लगा, एक पत्र दिया जाने लगा, आप पत्र कह सकते हैं कि अगर आपको भारत से में आना है तो आप पाकिस्तान से लिखवा कर लाइए, वहाँ के किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से लिखवा के लाइए कि हाँ हम पाकिस्तान से आए हैं और भारत में जा रहे हैं। क्योंकि जब 1947 में विभाजन हुआ तब तो बहुत अफरा तफरी में लोग इधर से उधर हुए, परंतु जब 1948 में लगा कि अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन कहाँ से आया, नागरिक सच वो रियलिटी में ही पाकिस्तान से आया है, कहीं और घुसपैठिया तो नहीं है, है ना। कब पता चले कि
दो देशों के विभाजन के चक्कर में और भी घुसपैठिए आ रहे हैं। तो यही बात, इसीलिए एक परमिट शुरू कर दिया गया 19 जुलाई 1948 से। ठीक है, तो ये अनुच्छेद मोटे तौर पर आप देखेंगे क्या बात करता है कि पाकिस्तान से भारत जो नागरिक आए हैं, भारत के लिए जो आए हैं, उसके बारे में बात करता है। और अब पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के नागरिक, यानी कि अब पाकिस्तान से भारत आए हैं, उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 6। अब भारत से भी तो पाकिस्तान गए होंगे, तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बात करता है? अनुच्छेद 7, आर्टिकल 7। ठीक है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब यहां पर क्या लिखा गया है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, अब दोनों में देखिए, दोनों में ये बात, पहले तो आप ये आर्टिकल याद रखिएगा कि ये दोनों, ये जो हैं, ये आर्टिकल अब इतने रिलेवेंट नहीं हैं, क्योंकि ये उस समय के हैं जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी और वहाँ पे जो अफरा तफरी मची हुई थी ना आने जाने के लिए, इसलिए ये प्रावधान लाए गए थे। ऐसा भी हुआ था, एक तो दो दिक्कत आ गई थी कि जब उस समय जब विभाजन हुआ तो अफरा तफरी में चले गए। फिर क्या हुआ, एक साल बाद, कुछ समय बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि अब पता नहीं कि रियलिटी में ये पाकिस्तान से ही आया है या ये भारत से ही आया है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप अब आते हैं, एक डेट दे दी गई, एक परमिट देना शुरू कर दिया कि अगर एक पत्र लाने की को कहा गया कि अगर आप आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं या आप भारत से आते हैं, दोनों देशों में से कहीं भी आते हैं और कहीं भी जाते हैं, तो आपको जहाँ से आप आ रहे हैं, आप भारत से आ रहे हैं, तो आपको भारत से के किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से या वहाँ की सरकार से वो पत्र लिखवा कर लाना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो एक प्रूफ हो जाएगा, हाँ जी ये वहीं से आ रहे हैं, घुसपैठिए नहीं हैं। पता चले दोनों देशों की लड़ाई में कोई तीसरा हाथ सेक रहा है, हो जाता है ना ऐसा, घर में भी हो जाता है, घर में वालों की लड़ाई में कोई तीसरा ही हाथ सेकता है आराम से। तो यही कहे कि दोनों की लड़ाई में कोई और हाथ सेक रहा है। और एक दिक्कत ये हुई, क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई कि कुछ लोगों को ऐसा लग गया था जब शुरू में ही, विभाजन से पहले ही, कि अब तो विभाजन होना ही होना है, बिल्कुल तय हो गया था। तो कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना हम पहले ही चले जाएं। तो कुछ इस चक्कर में भारत से पाकिस्तान आए और पाकिस्तान से भारत आए। तो भारत से जो पहले पाकिस्तान गए और फिर उनका वहाँ पर मन नहीं लगा, उनको ऐसा लगा कि नहीं, इससे बढ़िया तो हमारा भारत ही है, वहीं चलना चाहिए, वहीं की आबो हवा हमें पसंद आई, या जो भी रीज़न रहा हो, तो अब वो आना चाह रहे थे। तो उनके लिए भारत ने क्या कहा? बिल्कुल आइए, आप आइए, ठीक है ना, मना नहीं किया। परंतु भारत ने कहा कि अगर अब आप आते हैं तो पहले आपको एक 6 महीने तक टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको नागरिकता प्राप्त की जाएगी। पहले आप 6 महीने रहिए, 6 महीने के बाद आपको परमानेंट नागरिकता प्राप्त कराई जाएगी। ठीक है, तो 5, 6, 7 अब इतने रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि उस समय के हैं जो हमारी ज़रूरत थी तब के हिसाब से बनाए गए थे। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि 5, 6, 7 में क्या बात कही गई है, तो याद रखिएगा 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत को आने वाले, यानी कि पाकिस्तान से जो भारत आए उनके संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन, यानी कि भारत से पाकिस्तान जाने वालों के संबंध में बात की गई है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या बात की गई है कि भारत के बाहर रहने वाले, जो भारत से बाहर रह रहे हैं परंतु उनका जन्म, यानी कि वो मूल रूप से भारतीय हैं, तो उनके अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अगर आप भारत से बाहर रह रहे हैं और आपका जन्म भारत में हुआ है, आपका उद्भव भारत में, उद्भव से यहाँ पर तात्पर्य यही है कि आप मूल रूप से भारतीय हैं, तो उनके अधिकार के बारे में बात कही गई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप
भारत के नागरिक हों परंतु आप बाहर जॉब करने गए हैं, ठीक है, और आपका जो बेबी है वो भारत से बाहर हुआ है, तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके मम्मी पापा तो भारतीय हैं ना। तो यही बात कही गई है यहाँ से, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और या फिर ऐसा भी हुआ था आज़ादी के समय, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था, या आज़ादी से पहले भी, आपको पता है हमारे देश की आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए थे वो भारत के बाहर रहकर भी हुए थे। भारत के बाहर जाकर भी बहुत से लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए काम किया था। तो उनसे संबंधित अधिकार भी, कि क्या फिर संविधान बन गया और उस समय वो देश में नहीं थे तो क्या उनको वो नहीं है हमारे देश के नागरिक? बिल्कुल है। ये बात कही गई है। समझ में आ गया आपको? 5, 6, 7, 8। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 9 में क्या बात कही गई है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक का ना होना, यानी कि ये बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आप दूसरे देश के नागरिक बन गए तो भारत क्यों आपको अपना नागरिक कहेगा? तो यही बात कही गई है अनुच्छेद 9 में, आर्टिकल 9 में, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। अगर आपने अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली अपनी मर्जी से तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10 में। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी सी बात भी किसी ने कर दी, बस सरकार के बारे में कुछ आलोचना कर दी थोड़ी बहुत, जो जायज भी है, जबकि तो आप कह देंगे आपकी तो नागरिकता ही छिन गई, अब आप भारत के नागरिक है ही नहीं, आप जाइए यहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ये नहीं लिखा जाता तो ऐसा कर भी सकते थे कि अगर कोई किसी पार्टी के खिलाफ बोल दे तो क्या करते, आप एक मिनट में कह देते भाई आपकी नागरिकता खत्म, अब आप जाइए। तो कोई बोल ही नहीं पाता, आलोचना कर ही नहीं पाता, और लोकतंत्र में तो आलोचना का अधिकार होता है। अगर ये बात यहाँ नहीं लिखी होती नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, तो क्या होता, छोटी छोटी बात पर कोई भी जो किसी पार्टी के लिए अगर कोई कुछ बोल देता, नागरिक या कोई भी, तो क्या कहते हैं आपकी नागरिकता, जो पार्टी सत्ता में होती वो यही कह देती आपकी नागरिकता खत्म, आप चली जाइए, ऐसे बोलते ना। या फिर कोई भी जो बड़ा ऑफिसर है, इससे संबंधित है, जिसके हाथ में पावर है, वो क्या करता, ये कहता है ना, आलोचना कर दी मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, मुझे ये बुरा लग गया, चलिए आप चलिए जाइए। अब ऐसे काम चलता? हम आलोचना कर पाते? फिर तो हम बिल्कुल चुप रहते, क्योंकि अगर हमें निकाल दिया तो हम कैसे रहेंगे। अब घर में क्या होता है कि कमाते तो 1 भी रुपया नहीं है हम, और घर में बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। अगर वो सोचेंगे भाई चुप ही रहे, कमाते वमाते हैं नहीं, पता चले घर से निकाल दिया गया तो कहाँ ज़िंदगी बसर होगी। तो यही सोचेंगे ना फिर आप कि कमाते वमाते तो है नहीं, तो घर से निकाल देंगे, कहाँ ज़िंदगी बसर होगी। तो देश में भी क्या होगा कि भाई चुप रहो, आलोचना नहीं करनी है बिल्कुल भी, हमारी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ नया घर लेंगे, कहाँ से फिर बसेरा बसाएंगे, कहाँ जॉब लगेगी, कैसे अपने घर को चलाएंगे, हो जाएगा ना ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि ये स्थिति ना हो कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, अनुच्छेद 10 में। ठीक है। हाँ, अगर आप देश द्रोह के किसी मामले में पकड़े जाते हैं, यानी कि आप भारत में रहते हैं परंतु भारत के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आपकी जो कार्यविधि है, आप किसी टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिस कारण भारत की एकता और अखंडता पे आंच आ रही है, आप भारत में रहकर भारत के ही एंटी काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। फिर तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा। ऐसे भी नहीं है, तो ये भी नहीं कर सकते आप कि आपको कह दिया जाए कि हमें आलोचना का अधिकार है, तो आप भारत की एकता और अखंडता को ही तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, ये भी गलत बात है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन। क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का
विधि द्वारा विनियमन यानी कि संसद नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। अगर आप मोटे शब्दों में कहें कि नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद के पास है। अगर संसद के की भी ये पूछ ले कि संसद के भी किस मंत्रालय के पास है, तो गृह मंत्रालय के पास है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप बात। और ये जो हम भाग देख रहे थे, भाग 1 के तहत अगर आपको कोई भी कार्य करना है, यानी कि किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो इस विधेयक को लाने से पहले आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, याद है ना? अब ये तो बात यहाँ पे एक बात मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे ये कहा गया था कि 2 और 3 में अगर आपको कोई, ये जो 2, 3 में बातें लिखी गई हैं, तो आपको इनसे संबंधित या इनमें कोई परिवर्तन करना है। जो बातें 2 और 3 में लिखी गई हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन। तो इनसे संबंधित अगर आपको कोई परिवर्तन करने हैं तो वे संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। परंतु अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत को अपना क्षेत्र किसी और को देना है, तो क्या संविधान संशोधन होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। अगर भारत अपना क्षेत्र किसी को देता है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा उसको, वो याद रखेगा। बेरूवाड़ी क्षेत्र था, आई थिंक 1960 में, 1960 में, उसको पाकिस्तान को दिया गया था। उसके लिए भी संशोधन किया था। और अभी एक आई थिंक 100वां या फिर 101, इन दोनों में से ही कोई है। मैं आपको सारे संविधान संशोधन भी पढ़ाऊंगी जो अब तक हुए हैं। अगर आपको पढ़ने हैं तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमें संविधान संशोधन भी। देखिए, जब आप ही इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं क्यों पढ़ाऊंगी, है ना? तो अगर आपको सारे संविधान संशोधन पढ़ने हैं कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं और किस में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या बदलाव किया गया है, तो वो भी बता दूंगी, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये बात कही गई कि अगर भारत को अपना देश, अभी हमने हाल में बेरूवाड़ी क्षेत्र तो 1960 में आई थिंक दिया गया था पाकिस्तान को, तो हाल ही में तो पाकिस्तान से बांग्लादेश से और बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ गांव का आदान प्रदान हुआ था, तो उसके लिए भी संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर भारत को अपना राज्य क्षेत्र किसी को देना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।